Good morning, all of you. Class 7, subject Social Studies, chapter number 4th, the Delhi Sultanate, and we were doing Tughlaq dynasty. And now today's topic is Tughlaq administration. So we have to see the Tughlaq administration. This is the second last topic of this dynasty. Like the Khaljis, the Tughlaqs governed their kingdom with the help of बंदागन्स एंड क्लाइंट्स। देखो तुगलक्स जो थे वो अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए, क्योंकि उनका किंगडम जो होता था वो इतना ज़्यादा स्प्रेड कर लेते थे, तो उस किंगडम को स्प्रेड करने के बाद में उसको मेंटेन करना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए, गवर्निंग करने के लिए वो हमेशा क्या करते थे कि हेल्प लिया करते थे। किसकी हेल्प लेते थे? वो अपने साथ में कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को ऐड करते थे, लाइक क्लाइंट्स ऐड करते थे, या जिनको बंदागन्स भी कहा जाता था उनको। और ये क्लाइंट्स क्या करते थे? वर यूजुअली पीपल ऑफ हम्बल ऑरिजिन्स। दे वर ऑफन अपॉइंटेड टू इम्पोर्टेंट पोजिशंस। ये लोगों में से ही अपॉइंट किया जाता था इनको, पब्लिक में से ही। और जो ज़्यादा पावरफुल होते थे, जिनका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत अच्छा रहता था, जिनमें लीडरशिप होती थी, ऐसे लोगों को क्या किया जाता था? ये लीडिंग पावर जो होती थी वो हाथ में दी जाती थी। ठीक है। नाउ दे वर ऑफन अपॉइंटेड टू इम्पोर्टेंट पोजिशंस। इनको बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे रखा जाता था। दीज नोबल्स इमर्ज्ड एज अ पावरफुल ग्रुप अंडर द तुगलक्स। ये बिल्कुल तुगलक और खलजी डायनेस्टी जो है ना उससे मिलता जुलता ही है, तुगलक डायनेस्टी भी, क्योंकि जो तुगलक्स थे वो खलजीज को ही फॉलो कर रहे थे। खलजी डायनेस्टी ने भी यही किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना किंगडम बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लिया था, लेकिन वो क्या करता था? स्लेव बना लेता था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहाँ के किंग को स्लेव बना के, ठीक है, उनको किंगडम उनका वापस दे देता था, लेकिन उनको फिर भी स्लेवरी में रहना पड़ता था उन सारे किंग्स को। अंडर द खलजीज, उनको जो खलजी डायनेस्टी थी उसके अंडर में रह के अपनी जो कंट्री है या अपना जो किंगडम है, जो स्टेट है, उसको गवर्न करनी पड़ती थी। These nobles emerged as a powerful group under the Tughlaqs. They headed the different departments of the government. वो क्या करते थे? गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते थे वहाँ पे सबको हेड बना दिया जाता था। लाइक देखो, जैसे फिनेंशियल डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे भी एक हेड अपॉइंट कर दिया। आर्मी सिस्टम है, आर्मी सिस्टम में भी एक हेड पर्सन है, उसको अपॉइंट कर दिया और उसको हेड बना दिया है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो थे उनको हेड बना दिया जाता था। एंड ऑब्वियसली ये लोग खलजी थे या तुगलक्स थे, ये इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो इनकी जो लैंग्वेज होती थी अरेबिक होती थी, उर्दू होती थी। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही उनकी पोस्ट जो थी वो अपॉइंट कर रखी थी। हम अभी देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पे कौन सा पर्सन रहता था या उनका नाम क्या था उनकी लैंग्वेज में। दे हेडेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स of the government. Important officials in the administration included the वज़ीर। एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स होते थे इनमें सबसे पहले मेन हेड को कहा जाता था, वज़ीर कहा जाता था। हु हेडेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वो क्या करता था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हेड करने का, यानी कि सबसे ज़्यादा उसको लीड करने का काम जो था वो करता था। सी दिस इज़ द वज़ीर हु हेडेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एंड द बख्शी, अभी सेकंड पोस्ट आ रही है, वो है बख्शी, हु सर्व्ड एज द पे मास्टर जनरल ऑफ आर्मी। अब ये किसका जनरल है? जनरल मतलब सबसे ज़्यादा जो हेड पोस्ट होती है उसके हेड को कहा जाता है जनरल, और वो क्या था? आर्मी का। उसको क्या कहा जाता था? बख्शी कहा जाता था। एंड द लास्ट इज़ काजी। काजी क्या करता था? चीफ जज होता था। ठीक है ना। काजी का मतलब होता था जो जस्टिस करने का काम करता था। देखो, जैसे अपने इंडिया में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे हेड होता है सुप्रीम कोर्ट। तो उस टाइम में सुप्रीम पावर जो होती थी वो किंग के पास होती थी, लेकिन उससे पहले अभी हम सपोज अगर किसी केस के लिए जाना है तो डायरेक्टली वी कैंट गो और वी कैंट अप्लाई टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। बहुत से ऐसे मैटर्स हैं, कुछ अर्जेंसीज होती हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव मैटर्स हैं, उनको छोड़ के, एक्सेप्शनल मैटर्स को छोड़ के हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, इवन हाई कोर्ट में भी नहीं कर सकते। तो वही बात है, आपको डिविजनल कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट पे जाना होता है। फिर स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो दी ऑल स्टेप्स और प्रोसीजर ऑफ द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया।
सो लाइक दैट उस टाइम में भी क्या होता था, ये जो काजी होता था, इस काजी को क्या किया जाता था, एक डिपार्टमेंट दिया हुआ था चीफ जज का, वहाँ पे ये सारे जो फैसले होते थे यही लिया करता था। नाउ द सेकंड पॉइंट इज लैंड ग्रांट्स। अब ये जो लैंड ग्रांट्स का मीनिंग ये हुआ कि ज़मीन को देना। द तुगलक ऑल्सो ग्रांटेड इख्तास टू ऑफिशियल्स। अब देखो अगर रूल करना है, ठीक है, तो रूल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द पावर विद द अथॉरिटी एंड विद द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो। मतलब जैसे मान लीजिए ये पूरा एक किंगडम है, इस किंगडम में पर्टिकुलर अगर ये पोर्शन है, इस पोर्शन पे अगर किसी को अपॉइंट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा जो पोर्शन है, इस पोर्शन को उसे देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? पर्टिकुलर इस पर्सन को देना होगा। तो ये जो पर्सन्स को जो ज़मीन दी जाती थी, दैट इज़ कॉल्ड द इक्ता। इसको इक्ता कहा जाता था। और इसका जो हेड होता था, जिसको इसका ऑनर बना दिया जाता था, उसको इक्तादार कहा जाता था। अब जैसे अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो इसमें बोला जाता है कि ज़मींदार, जिसको ज़मीन दे दी जाती है या जिसकी ज़मीन होती है, उसको बोल दिया जाता है ज़मींदार, यानी कि उसको ज़मीन दे दी गई है और वो ज़मीन का मालिक है। बिल्कुल वैसे ही इक्ता और इक्तादार है। तो ऑफिशियल्स को इक्ताज जो थे वो दिए जाते थे। द तुगलक्स वर मोर लीनियंट इन ग्रांटिंग इक्ताज टू ऑफिशियल्स। तुगलक जो थे ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही लीनियरिटी रखते थे। लीनियरिटी मतलब थोड़ी उदारता रखते थे, थोड़ा इनके लिए काइंडनेस ज़्यादा थी, ताकि वो देखो ऑब्वियसली अगर कोई बॉस है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करेगा, तो उसके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैप्पी रहेंगे और ज़्यादा ऑनेस्टी से अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी देंगे। तो यही बात है। इक्तास टू ऑफिशियल्स उसने कमी नहीं रखी थी। ये बिल्कुल इस मामले में बोल सकते हैं हम कंजूसी नहीं रखा करते थे। और लीनियरिटी इतनी थी कि जो ज़मीन देने के बाद में भी उनको अथॉरिटी भी ज़्यादा देते थे, उनको राइट्स भी दे रखे थे काफ़ी। सो ऑफिशियल्स एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ इक्तादार्स रोज ड्यूरिंग देयर रूल। अब रिजल्ट के बेस पे आप देख सकते हो इक्तादार जो थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। देखो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कुछ मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे लॉस ये आने वाला है आगे चल के कि ये लोग क्या करेंगे, इक्तादार्स मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी अथॉरिटी का अच्छा फ़ायदा उठा के यूटिलाइज़ करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल है, उसको बेनिफिट ही देते हैं। एंड समटाइम्स ये होता है लाइक जैसे एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को फ़ायदा देते हैं। और कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ लोग अपनी पावर का, अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं और कंपनी को डुबा देते हैं, मतलब हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसी ही कंडीशंस यहाँ पे भी आने वाली है। Under the earlier sultans, the iqtas were not hereditary and could be resigned. अब देखो इसमें बात कर रहे हैं अंडर द अर्लियर सुल्तान्स। जो शुरू के सुल्तान थे, मीन्स इस्लामिक लैंग्वेज में किंग को सुल्तान कहा जाता है। सो वी ऑल्सो कैन यूज़ दिस वर्ड सुल्तान। तो जो अर्लियर टाइम में किंग्स होते थे या सुल्तान्स होते थे, उन सुल्तान्स को क्या किया जाता था, मतलब देखो इन किंग्स को या इन सुल्तान्स को इतना उस टाइम में हेरिडिटरी नहीं था। हेरिडिटरी मतलब उस टाइम में ये नहीं होता था कि एक इक्तादार है तो उसका बेटा ही आगे चल के इक्तादार बनेगा, ये कोई कंपलसरी नहीं था। सो दैट्स वाई अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक दे ऑल्सो कैन रिज़ाइन फ्रॉम देयर पोस्ट और फ्रॉम देयर इक्ताज और इक्तादार्स। Under the Muhammad bin Tughlaq, there were strict checks on their iqtadars. They could not collect taxes other than those imposed by the Sultan and had to maintain a prescribed number of soldiers. Now, what is the work of that iqtadars? They could not collect taxes. They don't have right to collect taxes. उनके पास right नहीं था टैक्स को कलेक्ट करने का।
and they could not collect taxes other than those imposed by the sultan had to maintain the prescribed number of soldiers। न उनके पास ये हक था कि वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, न उनके पास ये हक था कि वो जो ये मेंबर्स हैं, ये जो आर्मी में लोग हैं, सोल्जर्स हैं, इनकी किसी भी तरह से लुक आफ्टर करना या इनकी कैलकुलेशन रखना या इनको मेंटेन करना कुछ भी राइट नहीं था। Now, under Firuz Shah, however, under Firuz Shah, the assignments began to be treated as hereditary. Over time, many iqtidars become quite powerful. Over time, many iqtidars became quite powerful. अब इसमें बात कर रहे हैं कि जो ओवर टाइम था, उस ओवर टाइम में बहुत सारे ऐसे ओवर टाइम का मीनिंग ये हो जाता है कि उन्होंने मतलब उनको पूरी अथॉरिटी थी कि वो जब चाहे तब अपना जो परफॉर्म करना है या जो रूल करना है वो कर सकते थे। इतनी अथॉरिटी देने के बाद में ऑब्वियसली कोई भी पर्सन होगा तो वो पावरफुल हो जाएगा। सो दैट्स वाई इक़्तिदार्स बिकेम पावरफुल। नाउ द इन्वेंशंस ऑफ अमीर तिमूर, हम बात कर रहे हैं अमीर तिमूर की, जिसको तैमूर भी कहा जा सकता है। देखो तैमूर लंग जो था हिस्ट्री में वो बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं द इन्वेंशंस ऑफ अमीर तैमूर। इन एडी 1398 the forces of a Central Asian Turk called Amir Temur invaded India। 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 13th सेंचुरी याद रखना, 12th सेंचुरी में इंडिया में मुगल्स आ चुके थे। मुगल्स के आने के बाद में भी, यानी कि बाबर के आने के बाद में भी अभी तक मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, क्योंकि उनकी जो फाइट है वो चलती रह रही है। देखो एक किंगडम का एस्टेब्लिश होना या एक डायनेस्टी का एस्टेब्लिश होना एक जगह पे वो तब माना जाएगा इंडिया में जब दिल्ली पे कोई डायनेस्टी अटैक करेगी और वहाँ पे अपना किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश कर लेगी। अभी तक बाबर की जो पकड़ है वो दिल्ली पे नहीं हुई है। सो सेंट्रल एशियन जो तुर्क थे उनको, उनमें सबसे मेन नाम जो आता है वो है अमीर तैमूर, जिन्होंने इंडिया को खोजा था। इंडिया को खोजा था मतलब इसका मतलब ये नहीं है, आप तो फिर आपको लगेगा कि वास्को डी गामा ने क्या किया था, ऐसा नहीं है। खोजा था इसका मतलब ये है कि इंडिया उनकी नज़रों में आ गया था पूरी तरह से, और अब इंडिया जो है स्पॉइल होने की कगार पे आने वाला है, यानी कि लूटना, इतनी ज़्यादा रॉबरी होना स्टार्ट हो जाएगी अब, क्योंकि ये जो टर्किश लोग थे, अफगानीज थे, इन लोगों ने क्या किया था, इंडिया को लूटने का काम किया था। Now they brought about much death and destruction wherever they went। अब ये था कि वो जहाँ जाते थे वहाँ पे वही चीज़ है कि लोगों को क्या करते थे, मारने का काम करते थे, लूटने का काम करते थे। They first plundered Delhi and left it in ruins। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपना शिकार बनाया, और क्या किया, दिल्ली पे शिकार बनाने के बाद में उन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया और फिर उसको क्या कर दिया, बीच में छोड़ दिया, लूट कर छोड़ दिया। ये यही करते थे। दे then marched to मेरठ, हरिद्वार एंड जम्मू एंड देन लेफ्ट फॉर अफगानिस्तान। इसके बाद इन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली थी। उस स्ट्रैटेजी के थ्रू ये क्या करते थे, मेरठ में, हरिद्वार में और फिर जम्मू चले गए, और जम्मू से उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान चले गए। ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे था। यहाँ हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, वी विल सी। अब ये देखो हम बात कर रहे हैं इंडिया के, मैंने आपको बोला था अभी मैप के बारे में हम बात करेंगे। मैप के थ्रू अगर हम इसको समझें तो वो ऐसे होगा, सी दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। अगर ये इंडिया के मैप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली आ जाता है। दिल्ली के बाद में ये हरिद्वार पास ही है, कोई दूर नहीं है, ठीक है। हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से फिर ये जम्मू जाते हैं, जम्मू से एज़ यू नो यहाँ पे अफ़गानिस्तान आ जाता है, तो ये अफ़गानिस्तान चले जाते हैं लूट कर इंडिया को। सो नाउ बिफोर लिविंग इंडिया, इंडिया को लूटने से पहले तैमूर अपॉइंटेड खिज़्र खां, उसने खिज़्र खां को अपॉइंट किया था एज हीज़ डेप्यूटी इन मुल्तान। डेप्यूटी क्या होता है, किसी पोस्ट पे एक सब ऑप्शन को रखना, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल में, फिर वाइस प्रिंसिपल होता है, जो क्या करता है, स्कूल ऑल्सो अपॉइंटेड अ वाइस प्रिंसिपल हु डज वर्क इन द अब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल।
जैसे प्रिंसिपल के अब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल एक्टिव हो जाता है और वर्क करता है, बिल्कुल वैसे ही इसने डेप्यूटी रखा हुआ था अपने यहाँ पे खिज्र खां को मुल्तान में, लाहौर एंड इन दिपलापुर। After Taimur's departure, Khizr Khan captured the throne of Delhi and established the Sayyid dynasty। देखो ऐसा है, चीटिंग अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। ये वाली बात यहाँ पे अप्लाई होती हुई दिख रही है हमें। बिल्कुल वैसे ही जैसे तैमूर ने लूटने का काम किया था, किसी को लूटना गलत है, रॉबरी करना गलत है, उसने इंडिया को लूटने का काम किया और अपने यहाँ पे क्या किया, खिज्र खां को अपॉइंट करके चला गया खुद की जगह पे, जो उसके बिहाफ पे रूल करने का काम करेगा। लेकिन यही खिज्र खां क्या करता है, आगे चल के कैप्चर कर लेता है, पूरी दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेता है अपना, और अपनी डायनेस्टी यानी कि सैयद डायनेस्टी जो है उसको एस्टेब्लिश कर लेता है, जो कि बहुत ही कम चलती है। हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में मुग़ल डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश होने लग जाएगी, एक डायनेस्टी रिमेनिंग रह जाती है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू सी द सैयद डायनेस्टी। बहुत छोटी डायनेस्टी है, खिज्र खां से शुरू होती है और खिज्र खां तक ख़त्म हो जाती है। एंड आफ्टर दैट वी विल सी द लोधी डायनेस्टी, जो भी क्या होती है, सिकंदर लोधी से शुरू, बहलुल लोधी से शुरू होती है, और इब्राहिम लोधी यानी कि सिर्फ 3 डायनेस्टी के अंदर जो किंग हैं वही रहेंगे। तो इसके बाद ये भी डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट मुग़ल डायनेस्टी आएगी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।